नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम प्रबंधकीय लोकतंत्र तथा लोकतंत्र के अन्य प्रकार का अध्ययन करेंगे। मित्र, देखते हैं प्रबंधकीय लोकतंत्र क्या होता है। ऐसा लोकतंत्र जहां कम संस्थाएं विकसित हो पाई हो उसको प्रबंधकीय लोकतंत्र माना जाता है। जैसे रूस के लोकतंत्र को प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि रूस में अभी भी बहुदलीय जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो विकसित नहीं हो पाया है। इसलिए रूस के लोकतंत्र को प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा जाता है। मित्रों, पहले रसिया में कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू थी, साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन 1991 के बाद वहां लोकतंत्र पद्धति अपनाई गई है, जिसे प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, अर्ध लोकतंत्र या नव लोकतंत्र। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राज्यों के लिए अर्ध लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सोवियत संघ विखंडित हुआ था तब अनेक राज्य बने थे, वो पूर्वी यूरोप में आते हैं और वहां की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको क्वासी डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है, अर्ध लोकतंत्र कहा जाता है। तो मित्रों, ये 1990 के बाद बने हैं। जैसे पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, पूर्व यूरोप में अभी भी लोकतंत्र की प्रक्रिया चालू है। तो इस तरह से वहां अभी लोकतंत्र का विकास हो रहा है। हालांकि कुछ देशों में अच्छा लोकतंत्र है तो कुछ लोगों में खराब लोकतंत्र भी है। रूस में भी अभी भी लोकतंत्र विकसित हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सर्वदेशीय या वैश्विक लोकतंत्र। मित्रों, एक पॉलिटिकल थिंकर थे डेविड हेल्ड। ये डेविड हेल्ड कहते थे कि संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र स्थापित किया जाए। और मित्रों, इन्होंने एक पुस्तक की है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, अर्थात यह वैश्विक लोकतंत्र के समर्थक थे। इनका मानना था लोकतंत्र को वैश्विक बनाया जाए, वैश्विक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण पर बल दिया गया था। जैसे यूएनओ है, सुरक्षा परिषद है या अन्य संगठन है, उनको भी डेमोक्रेटिक बनाया जाए, उनका भी लोकतांत्रिकरण किया जाए। और जिन देशों को पर्याप्त भागीदारी नहीं दी गई है, उचित शक्तियां नहीं दी गई हैं, उनको भी भागीदारी दिया जाए। इस तरह से सर्वदेशीय लोकतंत्र संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण की भी व्यवस्था करता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, डिजिटल डेमोक्रेसी, डिजिटल लोकतंत्र। मित्रों, हमारी 21वीं शताब्दी डिजिटल डेमोक्रेसी का युग है। इसमें सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहां से हम अपने पॉलिटिकल पार्टी का, लोकतंत्र संस्थाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए आज डिजिटल डेमोक्रेसी अर्थात डिजिटल लोकतंत्र की मांग की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके समर्थक हैं स्मिथ और ग्रे। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट साधनों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अन्य जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज अपने विचार दर्शन का, अपने संगठन की मान्यताओं का और सामाजिक मुद्दों का, राजनीतिक मुद्दों का, विकास के मुद्दों का प्रचार प्रसार करते हैं। इस तरह से आज लोकतंत्र डिजिटल डेमोक्रेसी का रूप धारण कर रहा है। फ्रेंड्स, अब मतदान के लिए भी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट साधनों का प्रयोग किया जाए, ऐसी पहल चल रही है। हालांकि अभी इसमें काफी काम होना बाकी है, क्योंकि इस पर ट्रांसपेरेंसी बड़ी संकट की स्थिति होती है। इसमें बड़े पैमाने पर फ्रॉडगिरी होती है, साइबर क्राइम भी हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे लोकतंत्र का सहवर्तनी मॉडल। ये डेमोक्रेसी का सहवर्तनी मॉडल क्या है मित्रों? ये बहुलवादी सरकार का निर्माण करते हैं, अर्थात अनेक पार्टियां होती हैं, वह अलायंस करती हैं, गठबंधन करती हैं, तब सरकार का निर्माण होता है। इस तरह से अनेक दल गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। सरकार और विपक्ष, इस तरह से कुछ गठबंधन सत्ता में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। जैसे इंडिया में देखा जाए तो भारत में एक इंडिया अलायंस है तो दूसरी एनडीए अलायंस है। इस तरह से इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में विभिन्न पार्टियां शामिल होती हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियां हो सकती हैं, वह स्वतंत्र रूप से चुनाव में जा सकती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, ये गठबंधन की बात करता है। निर्देशित लोकतंत्र क्या होता है फ्रेंड्स? ये लोकतंत्र एक प्रकार के दिखावटी होते हैं, केवल दिखावटी होते हैं। जैसे इंडोनेशिया में एक सुहार्तो नाम के वहां के नेता थे। सुहार्तो के समय शासन व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया था।
इस तरह से उनके समय जो व्यवस्था थी फ्रेंड्स, तो उस व्यवस्था को एक आ जाता है कि वो एक प्रकार की गाइडेड डेमोक्रेसी थी, अर्थात इस तरह की डेमोक्रेसी को अपूर्ण डेमोक्रेसी माना जाता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे मित्रों, इसमें तानाशाही का खतरा रहता है, ये तानाशाही हो सकती है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, समुदायवादी लोकतंत्र। ये समुदायवादी लोकतंत्र क्या है? इसके लिए मित्रों एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, बेंजामिन बावर नाम के स्कॉलर हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नामक एक पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स ये क्या कहते हैं? समुदाय की भलाई के लिए कार्य किया जाए। लोकतंत्र क्या होता है? सभी भागीदारी करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही शासन करती है, इसलिए यहाँ समुदाय की भलाई का कार्य किया जाता है। समुदाय के सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी होती है, क्योंकि यहाँ तानाशाही सरकारें नहीं होती हैं फ्रेंड्स। आम सहमति से शासन किया जाता है, क्यों? जनता के वोटों के माध्यम से ही सरकार का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से व्यक्तिगत अधिकार या व्यक्ति हितों पर भी बल दिया जाता है। इस तरह से समुदायवादी लोकतंत्र समुदाय के कल्याण की बात करता है, समुदाय की सहमति की बात करता है। अगला फ्रेंड्स, इसमें साहचर्य लोकतंत्र, एसोसिएट डेमोक्रेसी क्या है? इसमें समूहों पर बल दिया जाता है, अर्थात समाज में भिन्न भिन्न समूह होते हैं, संगठन होते हैं, उनकी मूल्य मान्यता होती है, उनको भागीदारी देने की बात कही जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परिचर्चात्मक लोकतंत्र। परिचर्चात्मक क्या होता है? या विमर्श लोकतंत्र क्या मित्रों? विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, तभी निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में ये अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? जॉन रॉल्स और हेबरमास इसके समर्थक हैं। जॉन रॉल्स ने द थ्योरी ऑफ जस्टिस की विचार दिया है फ्रेंड्स। ये रॉल्स और हेबरमास इसके समर्थक हैं। ये कहते हैं परिचर्चा का मूल उद्देश्य समुदाय की भलाई है, न कि निजी स्वार्थ। अर्थात भिन्न भिन्न लोग मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो ये जनता की भलाई के लिए करते हैं, जनता का कल्याण करना होता है। इसमें विचार विमर्श जनहित पर बल देता है, लोक हितों पर विचार विमर्श बल देता है, क्योंकि यहाँ विकास के मुद्दों पर, इसी तरह से सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और समुदाय की भलाई का कार्य किया जाता है। परिचर्चा करने वाले व्यक्ति तार्किक और नैतिक होने चाहिए। मित्रों ये परिचर्चा में भाग लेते हैं, वो तार्किक और नैतिक दोनों होने चाहिए। अगर नैतिक होंगे तो भिन्न भिन्न समुदाय की भागीदारी की बात करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स देखेंगे, परिचर्चा में निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, न कि बहुमत से। जिस तरह से भारत का जब संविधान बन रहा था तो वहां निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे। इसी तरह से विमर्शी लोकतंत्र कहता है कि यहाँ निर्णय कैसे होना चाहिए फ्रेंड्स? जन सहमति से, अर्थात जनता उन मुद्दों पर अधिकांशतः सहमत होनी चाहिए। इस तरह देखें फ्रेंड्स, परिचर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है, न कि वाणिज्य घराने, अर्थात पब्लिक वेलफेयर में जनता के कल्याण के मुद्दे होने चाहिए। किसी जो आर्थिक संगठन है या पूंजीपति घराने, उनको उचित महत्व नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर सकते हैं। इस तरह से किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला इत्यादि को उचित महत्व मिलना चाहिए। यही विमर्शी लोकतंत्र की मूल भावना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परिचर्चा में प्रत्येक व्यक्ति परिचर्चा में भाग लेता है तो उसमें कम्युनिकेशन में उसके विचारों को महत्व मिलना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड देखेंगे, आमूलवादी डेमोक्रेसी ये क्या होती है मित्रों? ये उत्तर आधुनिकतावादी लोकतंत्र है, पोस्ट मॉडर्निटी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी कहती है, इसके समर्थक है मिशेल फूकोल्ट। मिशेल इसके समर्थक हैं। इसमें राजनीति में सहमति के बजाय संघर्ष होता है, अर्थात भिन्न भिन्न समूह संघर्ष करते हैं, अपने हिस्सेदारी मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। इस तरह से राजनीति में संघर्ष भी पाया जाता है। एक और जहां सहमति होती है तो दूसरे ओर संघर्ष होता है। ये हमारे लोकतंत्र की मूल भावना होती है, क्योंकि लोकतंत्र में विचार विमर्श किया जाता है। फ्रेंड्स सामान्य हितों की बजाय विभेद पर बल देते हैं और बहुलवाद का समर्थन करते हैं, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न वर्ग होते हैं, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। तो उन भिन्न भिन्न वर्गों की
जो विकास की नीतियां हैं, आवश्यकताएं, उनको भी महत्व दिया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार पढ़े। धन्यवाद फ्रेंड्स।